Assalamu alaikum. Today we are talking about the standard या reference electrodes. Standard or reference electrodes. तो standard या reference electrodes में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है the standard hydrogen electrode. इसको केमिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय H/Hin, यानी द हाइड्रोजन एलिमेंट dipped in the solution of its own ions. This is what we call the chemical representation of standard hydrogen electrode. इसमें construction point of view से how will you construct it? तो construction point of view से इसमें लगा होता है platinum wire. ये platinum wire क्या करता है? It is only path for flow of electrons. और फिर क्या होता है इसमें एक प्लैटिनम फॉइल होता है जो कि एक्ट करता है कैटलिस्ट के तौर पे, प्लैटिनम फॉइल. और ये प्लैटिनम फॉइल के सरफेस के ऊपर पाउडर्ड प्लैटिनम पेस्ट किया जाता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट. powdered platinum to increase surface area of the catalyst. इसके बाद हम इसको शीशे के एक ट्यूब में इनक्लोज करते हैं, having its lower end open, having an inlet at one of its side for the entry of the hydrogen gas. और फिर इसको डिप करते हैं in the exactly 1 molar HCl solution. So you have dipped an electrode in the solution of its own ions. How does it work? So note standard electrode potential. The standard electrode potential of standard hydrogen electrode is arbitrarily taken as 0. यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, आर्बिट्रेली 0 लिया गया है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी आर्बिट्रेली 0 लिया गया है. और इसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वर्किंग फिनोमेना है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्स एज एनोड, एक्सेस एनोड बशर्ते ये कि इफ standard oxidation potential of coupled electrode of the coupled electrode is negative. ये बात आपने याद रखनी है. अगर coupled electrode का standard oxidation potential negative हो तो इसका मतलब है कि फिर हाइड्रोजन का oxidation potential जो कि 0 है, नेगेटिव से फिर ये ज्यादा होगा. शुरू में मैंने बताया था कि गैल्वानिक सेल का वो इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, और इट एक्ट्स एज कैथोड इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ coupled electrode of the coupled electrode is positive. तो पॉजिटिव का मतलब है कि कपल्ड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 से ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड का ज्यादा होता है वही एज एनोड एक्ट करता है. तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का कहेंगे तो इसको आप उल्टा करें. जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक्स एज एनोड, अगर ये एज एनोड एक्ट करता है तो इस पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनोड खुद कंज्यूम होता है एंड कन्वर्ट्स इनटू एनोडिक आयंस. तो यहाँ एनोड के तौर पे कौन है? हाइड्रोजन गैस. इट विल कन्वर्ट इनटू द एनोडिक आयंस रिलीजिंग 2 mole electrons producing a standard oxidation potential of 0.00 volt. और अगर ये एज कैथोड एक्ट करेगा तब इस पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल टेक प्लेस. और आपको याद होगा कि कैथोड पे कैथोड
does not take part in the reaction. The cathodic ions get reduced into the cathode. Yani anode converts to anodic ion, cathodic ions reduce and convert into the cathodic element like this. और फिर इस वक्त जो पोटेंशियल पैदा होगा, the standard reduction potential again equal to 0.00 volt. What are the major drawbacks of standard hydrogen electrode? तो पहला ड्रॉबैक तो इसमें यह है कि it is to be prepared. आपको जब भी इस्तेमाल करना हो ना तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन आपको, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए आपको जिस वक्त आप इस्तेमाल करोगे उसी वक्त इसको प्रिपेयर करोगे. बिफोर या एट टाइम ऑफ इट्स यूज, एट टाइम ऑफ इट्स यूज. और दूसरा ड्रॉबैक इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्टली 1 molar solution is a difficult job. Exact 1 molar solution बनाना ये काफी टेडियस जॉब है, इसलिए इसको अबंडन करके एक इससे बेहतर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया गया, जिसका नाम है, आपके कोर्स में तो सिर्फ यही है, जिसका नाम है द स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड. SCE से रिप्रेजेंट करते हैं. So let's talk about the second standard electrode, that is what we call the standard calomel electrode. We represent it like SCE. It is made of mercury dipped in the solution of its own ions. Chemical name of standard calomel electrode is mercurous chloride. और इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. इट इज स्टैंडर्डाइज विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इट डिकम्पोजेस. इसका ड्रॉबैक क्या है? सो दिस mercurous chloride decomposes above 52 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर इसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो जाए देन दिस सेल एक्सपायर्स. तो तीसरे किस्म का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है दैट इज सिल्वर क्लोराइड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. तो ये कुछ स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके मदद से आप सैंपल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते हो. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी सैंपल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको इन जनरल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, कैसे नाप सकते हैं. So let's talk about the measurement of standard electrode potential. Standard electrode potential of an electrode with the help of standard hydrogen electrode. तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, लाइक द फर्स्ट वन जिंक. तो जिंक इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाओगे? यू हैव टू डिप जिंक इन द solution of its own ions. You have to dip zinc in the solution of its own ions और फिर इसको कपल करोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है. लेकिन जो कपल्ड इलेक्ट्रोड है, इस कपल्ड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कैसे नापोगे? तो यहां पर आप लगाओगे वोल्ट मीटर. अब अगर इलेक्ट्रॉन आर रिलीज बाय जिंक तो नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन, and if the electrons are released by hydrogen the needle will deflect towards zinc.
जब आप देखोगे द नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इट मीन द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जिसका मतलब ये हुआ कि जिंक इलेक्ट्रोड एक्स एज एनोड हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्स एज कैथोड हाफ सेल। इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना भी है लेकिन पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है। और यहां पर जो वैल्यू लिखी गई होती है उसको आप कहते हो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी इस सेल में इतना पावर पैदा होता है, इतना वोल्टेज पैदा होता है 0.76 वोल्ट, और यही इस कपल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब यहां पर ये एज अ एनोड एक्ट करता है, तो इसको आप कहते हो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी आप कह सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइजेस इनटू जिंक आयंस प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि हमें मालूम करना है। ये एनोड पे आपका ये रिएक्शन होगा, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो द कैथोडिक आयंस will receive these electrons and will convert into the cathode, जहां standard reduction potential is observed which is equal to 0.00 volt। हाइड्रोजन का 0 है, ये इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। तो in this reaction zinc metal reacts with hydrogen ions and produce into zinc ions and hydrogen gas, and the potential generated is called standard redox potential या standard cell potential, जो यहां से आप रीड करोगे, जो कि है 0.76 volt। as we know that standard oxidation potential plus standard reduction potential, they will combinedly give you the standard cell potential। अब ये ऑक्सीडेशन किसका है? जिंक का, और रिडक्शन किसका है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये ऑक्सीडेशन आपने फाइंड करना है, जबकि रिडक्शन 0.00 वोल्ट है और सेल पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। तो फाइनली हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इट इज इक्वल टू 0.76 volt. So the standard reduction potential of zinc will be minus 0.76 volt. इस तरीके से आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी और इलेक्ट्रोड का जो है आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापोगे। और द नेक्स्ट वन इज दूसरे एग्जांपल आप लो लाइक कॉपर। तो इस सूरत में कॉपर का ऑक्सीडेशन नेगेटिव है, कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। तो इस साइड पे मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख लेता हूं। लेफ्ट साइड पे आप क्या रखते हो? एनोड हाफ सेल, और राइट साइड पे कैथोड हाफ सेल। तो ये हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ, और फिर जो है यहां पर जो है आपके पास ये आ गया कॉपर हाफ सेल, कॉपर आयंस, सल्फेट आयंस, और ये आपका आ गया साल्ट ब्रिज। और अब यहां पर आप वोल्टमीटर लगाओ, सो यू विल सी द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स copper. It means hydrogen is acting as anode half cell, copper is acting as cathode half cell, and the electrons move from hydrogen towards copper ions. और यहां पर जो E cell है, इस सेल का जो वोल्टेज है that is 0.34 volt, and this is the standard reduction potential of copper, क्योंकि इस वक्त copper as a cathode एक्ट कर रहा है। तो एनोड पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। द हाइड्रोजन गैस एनोड खुद कंज्यूम होगा इनटू एनोडिक आयंस और प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 0.00 वोल्ट। और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोडिक आयंस like copper ions will receive electrons and will give you copper, and इस दौरान जो पोटेंशियल पैदा होगा that will be standard reduction potential, जो हमने मालूम करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, you get the reaction of hydrogen gas with copper ions giving you hydrogen ions and copper metal
एंड द ई सेल या ई रिडॉक्स इज 0.34 वोल्ट जो यहां से ऑपरेट करोगे। तो अगेन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन, इनका समीशन बराबर है द ई रिडॉक्स या द ई सेल। ऑक्सीडेशन किसका है? हाइड्रोजन का। और रिडक्शन किसका है? कॉपर का। रिडक्शन इज फॉर कॉपर। तो ये 0.00 वोल्ट है, ये मालूम करना है, और ये 0.34 वोल्ट है। तो फाइनली यू कम टू नो दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इट इज 0.034 volt. So standard oxidation potential of copper will be minus 0.34 volt. The next topic is electrochemical series. What do you mean by electrochemical series? It is the arrangement of elements, electrodic elements. Arrangement of electrodic elements in the increasing order, in the increasing order of their standard reduction potential, standard reduction potentials, electrodic elements को जब आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, then this series of element is what we call the electrochemical series. आप ऐसे भी कह सकते हो कि the arrangement of electrodic element in the decreasing order of their standard oxidation potential. बुक में रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉर्मली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम मतलब लेते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन उसका फिर उल्टा लिया जाता है। What how will you draw its structure? यानी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो है डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इस डायग्राम के जरिए आप बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स पिक कर सकते हो। अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करें हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस रखकर, तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ लिखो सीरियल नंबर, एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर आप लिखो द इलेक्ट्रोडिक एलिमेंट, इलेक्ट्रोडिक एलिमेंट का नाम लिखो, फिर उसका लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और मैं थोड़ा सा एक कॉलम बढ़ाता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख देता हूं। तो दरमियान में आता है कौन? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स है, ये सीरियल नंबर वाला हटाए, बस 1 2 3 की जरूरत नहीं है, और नीचे जो एलिमेंट्स है इनका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो। ये सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं सीरीज में, अबव हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स हैं, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या होगा? पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स देखो तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। और उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। इन बातों को अंडरस्टैंड करो। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने का पावर क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इनका रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब है कि दे आर गुड एनोड्स, ये एज अ गुड एनोड्स एक्ट करते हैं इन पुअर कैथोड्स। द एलिमेंट्स, ये बात समझ लो, द एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन they spontaneously act like anode, but if you are using them as cathode, so they will be compelled to take part in the reaction, क्योंकि कैथोड में तो फिर रिडक्शन होगा और उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और अगर कोई पोटेंशियल नेगेटिव है द रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर आपके दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से अबव हो तो एनोड तो ठीक होगा, लेकिन कैथोड विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, देन द कैथोड इज कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन रिएक्शन। और फिर आप कह सकते हो
कि इन एलिमेंट्स में जो हाइड्रोजन के अबव लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर नॉन स्पॉन्टेनियस है और इलेक्ट्रॉन देने का पावर स्पॉन्टेनियस है। तो आप इसमें कह सकते हो कि दे आर गुड रिडक्टेंट्स, शाबाश, गुड रिडक्टेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली देते हैं। एंड दे आर पुअर ऑक्सीडेंट्स। ये पॉइंट्स माइंड में रखो, या कह सकते हो कि इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन क्या होगा? इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। और इनका जो रिडक्शन है ये क्या होगा? इनका रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। ये सारे एमसीक्यूज अक्सर कंसेप्चुअली आ जाते हैं, अगर ये पिक्चर याद हो तो आप आंसर दे पाओगे। द एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन, उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। इट मीन दे आर गुड कैथोड्स, एंड दे आर पुअर एनोड्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी गैल्वानिक सेल का एनोड और कैथोड बोथ आर लाइंग बिलो हाइड्रोजन, तो कैथोड वाला रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, और एनोड वाला रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो इफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स of a galvanic cell lie below hydrogen in the electrochemical cell, तो cathode reaction spontaneous, anode reaction non-spontaneous, the anode is compelled to take part in reaction। और अगर किसी galvanic cell के दोनों इलेक्ट्रोड above hydrogen है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन spontaneous और रिडक्शन non-spontaneous, तो इसमें cathode is compelled to take part in the reaction। ओके, आप कह सकते हो कि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का पावर बहुत अच्छा है, तो दे आर गुड ऑक्सीडेंट्स इन पुअर रिडक्टेंट्स। या आप कह सकते हो कि इन एलिमेंट्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। तो इनका रिडक्शन रिएक्शन जो है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गुड ऑक्सीडेंट, गुड रिडक्टेंट। अगर बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर अबव हाइड्रोजन, then the cathode is compelled to take part in reaction. If both the electrodes are below hydrogen, the anode is compelled to take part in the reaction. और अगर आपका एक इलेक्ट्रोड above हाइड्रोजन है और एक below, तो the element above hydrogen will act like anode and the element below hydrogen will act like cathode. ये इसके इस डायग्राम से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो सकते हैं। जल्दी से आप देख सकते हैं अबाउट द applications of electrochemical series। तो इसके एप्लीकेशन में पहला तो यह है कि electrochemical series tells about standard oxidation potential and standard reduction potential of elements। जिस तरह पीरियड टेबल से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नोट कर सकते हो, तो इस सीरीज से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर सकते हो। या इट टेल्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेल्स अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड्स। लाइक आपको जनरली वहां से पिक्चर क्लियर होगा कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, जबकि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोडिक एलिमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन potential। और फिर next one is the next idea, that is what we call the next application. It can tell you
about whether your reaction is feasible or non feasible. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन feasible है यानी हो सकता है और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नॉन feasible है यानी नहीं हो सकता. तो feasibility of redox reaction भी आप इससे मालूम कर सकते हो. The third application is feasibility of a redox reaction. तो कैसे पता चलाएंगे about the feasibility of a redox reaction? तो if standard redox potential of a redox reaction is positive, the reaction is feasible. The reaction is feasible. Or if standard redox potential of the reaction is negative, the reaction is non-feasible. फिर ऐसा redox reaction आप spontaneously नहीं कर सकते. तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास जिंक मेटल है, ये रिएक्ट करता है कॉपर आयंस के साथ एंड कन्वर्ट इनटू जिंक आयंस एंड कॉपर मेटल, और फिर साथ में मैं इसका उल्टा कंसेप्ट लिखता हूं कि कॉपर मेटल है, इट रिएक्ट्स विद जिंक आयंस एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर आयंस एंड जिंक मेटल. तो अब दोनों में से कंफर्म है, एक फीजिबल है और एक नॉन फीजिबल है. तो आपको कहां से पता चलेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो आप टेस्ट में तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं रख सकते ना, तो कोई ना कोई आपको क्लू देते हैं. लाइक मैं आपको क्लू देता हूं, नोट करें कि आप इन वैल्यूज को देख के डिसीजन ले. ज्यादातर हमें एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया होता है. तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इट इज -0.76 वोल्ट एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज +0.34 वोल्ट. तो मैंने शुरू में बताया था कि गैल्वानिक सेल का वो इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो कैथोड होता है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो एनोड होता है. तो आप देख सकते हो कि इस वक्त किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का. तो इट मीन कॉपर एक्स इज कैथोड एंड जिंक विल डेफिनेटली एक्ट एज एनोड. समझ आ रही है? इसका मतलब है कि वो रिएक्शन इसमें पॉसिबल है जहां जिंक कैथोड के तौर पे एक्ट करते हैं और कॉपर एनोड के तौर पे. आप जरा देखें, जिंक इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो इफ जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, इट मीन जिंक इज एक्टिंग लाइक एनोड और कॉपर इज रिड्यूस्ड. तो जहां रिडक्शन होगा तो वो क्या होगा? कैथोड. तो ये कैथोडिक आयंस है, कैथोडिक आयंस. अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कितना वोल्टेज पैदा करेगा? ये पैदा करेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू +0.76 वोल्ट, क्योंकि वो माइनस तो रिडक्शन पोटेंशियल है. और ये जब कॉपर आयन रिड्यूस करेंगे तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी +0.34 वोल्ट, क्योंकि इन्हें प्लस दिया है लेकिन रिडक्शन और ये रिड्यूस हो रहा है. इन दोनों को प्लस करो तो द स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 1.10 वोल्ट. क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए दिस रिएक्शन इज फीजिबल हो सकता है. लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखो तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका मतलब है कि इस सेल में कॉपर एक्स इज एनोड और जिंक इज रिड्यूस्ड. जिंक इज रिड्यूस्ड. अगर जिंक रिड्यूस्ड है तो जिंक इट्स इज कैथोडिक आयंस, यानी जिंक कैथोड है. तो इसका मतलब है कि जब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पैदा करेगा जिसकी वैल्यू होगी -0.34 वोल्ट. क्योंकि इसका रिडक्शन पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन डेफिनेटली नेगेटिव होगा. और जिंक जब रिड्यूस होगा तो इसका स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी उन्होंने दिया है -0.76 वोल्ट। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो यू फाइनली गेट द स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल इज इक्वल टू -1.10 वोल्ट। चूंकि यहां स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपसे पूछते हैं कि मेरे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का, और इसमें हम एक स्पून स्टिर करते हैं जो किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो क्या ये स्पून इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा या नहीं? तो आप देख रहे हो कि कॉपर मेटल कैन नॉट रिएक्ट विथ जिंक आयन, तो द स्पून विल नॉट डिसॉल्व। लेकिन अगर आपको ये सोल्यूशन दिया जाए कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें हम जिंक स्पून स्टिर कर रहे हैं, तो विल दिस स्पून बी डिसॉल्व? तो यस, दिस स्पून विल बी डिसॉल्व बिकॉज जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर आयन, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक आयन। तो ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको डेफिनेटली इस टाइप की वैल्यूज गिवन होते हैं। इन वैल्यूज को देख के आपने डिसाइड करना है कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कौन रिड्यूस होना चाहिए। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ ई सेल या ई रिडॉक्स। किसी गैल्वानिक सेल का सेल पोटेंशियल आप कैसे नापोगे? तो इसमें आप देख सकते हो, मैं मुख्तलिफ वेराइटीज आपके सामने में मुख्तलिफ वेराइटीज इसमें प्रेजेंट करता हूं। लाइक first case is, like the first case is case 1, one electrode above hydrogen and one below hydrogen in electrochemical series. Normally तो हम ऐसे ही करते हैं। Like the well famous example is zinc कॉपर सेल, द डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होते हैं वो आपको बताए गए होते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इट इज -0.76 वोल्ट एंड दैट ऑफ कॉपर दैट इज +0.34 वोल्ट। तो यहां से पता चलता है कि कॉपर इज पॉजिटिव या copper is having more reduction potential. So copper is acting like cathode and zinc is acting like anode. So the zinc will give you oxidation half reaction and zinc will consume into zinc ions and the potential produced will be standard oxidation potential जिसकी वैल्यू होगी +0.76 वोल्ट, क्योंकि उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और यहां जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? तो कैथोडिक आयंस विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड यू विल गेट द कैथोडिक एलिमेंट, ठीक है। और द पोटेंशियल जनरेटेड विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.34 ऑलरेडी 34 वोल्ट मेंशन्ड है, रिडक्शन है। तो एज द ई सेल बराबर होता है ये किसका? ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34। ऐड करोगे तो यू विल गेट 1.10 वोल्ट एज योर सेल पोटेंशियल। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि बोथ इलेक्ट्रोड्स above hydrogen in electrochemical series, दोनों above hydrogen है। लाइक मैं आपको कह दूं कि लाइक एग्जांपल जनरली मैं बना लूं कि एक एलिमेंट ए और बी का कोई सेल है, लेट्स से जनरलाइज करते हैं, एंड ए और बी दोनों above हाइड्रोजन है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है और दोनों का रिडक्शन नेगेटिव है। तो इसमें आपको शायद रिडक्शन या चलो रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए ऑफ ए
and of B. So this one is like फर्ज करें -5 volt and this one is -3 volt. Let's suppose. इसका मतलब है कि reduction potential of B is higher than that of A. तो it mean A will act as anode और कितना वोल्टेज पैदा करेगा +5 and B will act as cathode और कितना वोल्टेज पैदा करेगा -3. सही है. तो इसमें ये जब A रिएक्ट करेगा एनोड पे, convert into its own ions, releasing electron whatever the number is, and standard oxidation potential will be +5 volt. ये अगर वोल्ट में आप लो. और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? The cathodic ions will receive electron and convert into cathode. The standard reduction potential will be -3 volt. So इस सेल में एनोड पे स्पॉन्टेनियस हाफ रिएक्शन हो रहे हैं, कैथोड पे नॉन स्पॉन्टेनियस. तो कैथोड is compelled to take part in reaction. Cathode is compelled to react. ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन एक का पावर ज्यादा है तो इसको रिएक्शन का काबिल बना देता है. तो नेट रिएक्शन इज A plus B ions giving me the A ions and B element, and the standard redox potential या standard cell potential is +5 -3 तो +2 volt. The reaction is feasible क्योंकि नेट आंसर पॉजिटिव आ रहा है. इसमें एक हाफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और दूसरा हाफ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन इज फीजिबल क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं. और लास्ट केस इज बोथ electrodes below hydrogen in electrochemical series. Like example के तौर पे मैं लूँ C and D, ये दो इलेक्ट्रोड्स में ले रहा हूँ और आपको मैं इनका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूँ. C का लेट सपोज +4 वोल्ट और D का मैं दे रहा हूँ कि +7 वोल्ट. तो इसका मतलब है कि D इज एक्टिंग लाइक कैथोड और इसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड C इज एक्टिंग लाइक एनोड. तो इसका रिएक्शन डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन फिर -4 होगा. तो इसमें ओवरऑल फाइनल जल्दी से आप फिर ये रिएक्शन खुद लिखो. तो आपके पास फाइनली द E cell will be equal to standard oxidation potential plus standard reduction potential. तो ये ऑक्सीडेशन -4 होगा और रिडक्शन +7 होगा. So the net result is +3 volt. So this reaction is feasible. Although इसका oxidation non-spontaneous होगा और reduction spontaneous होगा, but the overall reaction will be a feasible reaction. इस type का cell बनेगा and the anode is compelled. The anode is compelled to react. और अगर both are above hydrogen, the cathode is compelled to react. This is all about the electrochemical series in all its relevant explanations. इसमें अगला आप गैल्वानिक सेल्स के मुख्तलिफ टाइप्स पे आप डिस्कशन देके तो जनरली हम कहते हैं कि गैल्वानिक सेल्स 4 टाइप के होते हैं. एक वैरायटी को आप कहते हो द प्राइमरी सेल which cannot be recharged. Galvanic cell which cannot be recharged after its discharging. Once it is discharged, you cannot recharge this kind of cell. The very well famous example is dry cell या इसको अल्कलाइन सेल भी कहते हैं. आमतौर पे जो वॉल क्लॉक्स वगैरह में आप सेल इस्तेमाल करते हो. तो इसमें एनोड क्या होता है?
एनोड इज जिंक, सेल बॉडी के तौर पे भी एक करते हैं और एनोड के तौर पे, और इसका कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है, और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो दैट इज aqueous paste of ammonium chloride plus zinc chloride plus MnO2 plus कार्बन ब्लैक, ये सारे पड़े होते हैं। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, द जिंक oxidizes to zinc ions producing standard oxidation potential of 0.76 volt, और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? तो कैथोड पे ये जो दो एमोनियम आयंस है, एमोनियम आयन में यहां से ये हाइड्रोजन जो है दे गेन द 2 electrons and will give you 2 mole ammonia and 2 mole hydrogen free radicals making a reduction potential of 0.00 volt, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 0 होगा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो है ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। और अगर इस सेल के अंदर आप देखें, इस सेल के अंदर ये पूरा सील्ड होता है, दिस सेल मस्ट बी सील्ड। अगर ये सील्ड रहेगा तो the electrolyte will not lose moisture, और अगर electrolyte moisture lose नहीं करेगा तो ये wet रहेगा and it will conduct electricity। लेकिन अगर इसका सील टूट गया तो it will lose moisture and the electrolyte will dry and the cell will stop working। तो you must be very much careful so that its seal may not be opened, ठीक है। तो अब अगर यहां हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ये हाइड्रोजन गैस सेल के अंदर स्टोर होगी और इट विल कॉज स्वेलिंग ऑफ द सेल, और स्वेल होते होते आखिरकार इसका सील खुल जाएगा, और अगर इसका सील खुल गया देन द इलेक्ट्रोलाइट विल लूज मॉइस्चर, और अगर इलेक्ट्रोलाइट मॉइस्चर लूज करेगा तो द इलेक्ट्रोलाइट विल ड्राई एंड द सेल विल स्टॉप वर्किंग। सो क्या करना है आपको? कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है कि द हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस एट कैथोड दे मे नॉट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, इसमें गैस नहीं बननी चाहिए। तो यहां पर हमने रखा है दिस MnO2 फॉरन, ये जो MnO2 है ये जाकर अटैक करता है किस पर? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पे। एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये MnO2 को रिड्यूस करता है और MnO2 हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, तो यू गेट Mn2O3 डाइमैंगनीज ट्राइऑक्साइड एंड H2O। तो H2O तो ऑलरेडी मॉइस्चर तो चाहिए इसमें। अब हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन है MnO2 की वजह से दिस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन इज अवॉइडेड एंड द सील ऑफ द सेल इज सेव्ड, ठीक है। तो MnO2 सेव्स या प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड thus seal of the cell is not broken या opened and the cell does not lose moisture। ये कुछ conceptual points है, इसमें आपको याद होने चाहिए। बाकी तो रिएक्शन आप बुक से देख सकते हो, कुछ मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिए। Why not rechargeable? Why not rechargeable? So note this cell is not rechargeable, क्योंकि यहां पर बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन है मेनली? तो आपका एनोड पे जिंक आयन बनता है और कैथोड पे एमोनिया बनता है। तो ये एज ए सेंट्रल मेटल एटम एक्ट करता है और ये एज ए लीगेंड, बिकॉज जिंक आयंस एंड एमोनिया फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन। अगर ये आपस में रिएक्ट ना करते तो शायद फिर ये सेल रिवर्सिबल होता। सो प्राइमरी सेल्स आर कॉल्ड irreversible cells, the irreversible galvanic cells. Okay, the secondary cells
The second variety is secondary cells. So galvanic cells which can be recharged after their discharging, यानी इनका बार बार आप डिस्चार्ज एंड रिचार्ज कर सकते हो। इस टाइप के सेल को नॉर्मली आप रिवर्सिबल गैल्वानिक सेल्स भी कहते हो, बिकॉज दे कैन बी रिवर्स्ड। और फिर इसका बेस्ट एग्जांपल आपके कोर्स में जो है द लेड एसिड बैटरी है, या नॉर्मली लेड एसिड बैटरी को लेड एकमुलेशन बैटरी भी कहते हैं, या सिर्फ एसिड बैटरी भी कहते हैं। बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है? अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 galvanic cells which are connected in series. Battery is a combination of 2 or more than 2 galvanic cells connected in series to get a high voltage source. So this lead acid battery is made by series connection of how many? Of 6 lead oxide cells. Each cell has a 2 volt power. So the lead acid battery is normally a 12 volt battery. इसके एम्पेयर में फर्क होता है। अगर इसके प्लेट का साइज बड़ा हो तो एम्पेयर यानी स्टोरेज पावर, एम्पेयर का मतलब है स्टोरेज पावर, तो बैकअप ज्यादा देता है। अगर इसके प्लेट का साइज कम हो तो फिर इसका एम्पेयर क्या होगा? कम एम्पेयर होगा। तो स्टोरेज कम होगा तो बैकअप भी कम ही होगा। अदरवाइज छोटी या बड़ी बैटरी आउटपुट सब 12 वोल्ट आपको देते हैं, सिर्फ स्टोरेज पावर में। एम्पेयर का मतलब है स्टोरेज पावर, और आउटपुट वोल्टेज सबका सेम होता है 12 वोल्ट। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो इसमें लेड एक्स एज एनोड, ये पॉइंट जरूरी है। लेड एक्स एज एनोड और लेड ऑक्साइड, द प्लम्बिक ऑक्साइड एज वेल, इट एक्स एज कैथोड। ये कौन सा ऑक्साइड है? प्लम्बिक, क्योंकि लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो लेड ऑक्साइड या प्लम्बिक ऑक्साइड। और इसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट क्या आप रखते हो? तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस नहीं है तो फिर तो ये एसिड कंडक्शन नहीं देगा, आयनाइज नहीं होगा, तो एक्वस फॉर्म जरूरी है ताकि इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज स्टेट में हो। और इसकी इट विल वर्क इफ इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 1.25 to 1.15 ग्राम पर ml। अगर इस एसिड की डेंसिटी 1.15 ml तक, ग्राम पर ml तक ड्रॉप हो जाए, then the acid must be replaced, it will stop working। इस टाइप के पॉइंट जरूरी होते हैं। तो नॉर्मली एनोड के तौर पे लेड होता है और कैथोड के तौर पे यस लेड ऑक्साइड। तो डिस्चार्जिंग में बाकी रिएक्शन आप देख लो, आसान है इस टाइप के। डिस्चार्जिंग में लेड एक्स एज एनोड, ठीक, लेड ऑक्साइड एक्स एज जी कैथोड, और इन पे चार्ज नहीं होता, ये कन्वेंशनली नेगेटिव और ये कन्वेंशनली पॉजिटिव होता है। तो ये लेड जाकर आयनाइज होता है और अटैक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, तो बनता है अ प्रेसिपिटेट ऑफ प्लम्बस सल्फेट। शाबाश, अ प्रेसिपिटेट ऑफ प्लम्बस सल्फेट, और साथ में 2 मोल हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाते हैं, एंड इट डिपॉजिट्स, this plumbous sulfate deposits on surface of anode। और फिर at the same time कैथोड हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेड ने लूज किए, 0 से +2 में चला गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में यहाँ आते हैं और PbO2 यहाँ लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेड +2 बनेगा, और साथ में जो है ऑक्सीजन, तो फिर यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस
ये 2 मोल हाइड्रोजन आयंस, ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे एंड यू विल अगेन गेट प्लम्बस सल्फेट जो प्रिसिपिटेट हो जाता है एंड इट डिपॉजिट्स ऑन सरफेस ऑफ कैथोड। तो डिस्चार्जिंग में, ये मैं बेसिकली इसका डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो डिस्चार्जिंग फिनोमेना में आप देख रहे हो कि डिस्चार्जिंग फिनोमेना में एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर एक ही केमिकल एकमुलेट करता है। यहां पर कौन एकमुलेट कर जाता है? प्लम्बस सल्फेट। यहां पर कौन एकमुलेट करता है? प्लम्बस सल्फेट। इस टाइप के एमसीक्यूज जरूरी होते हैं। तो दोनों पे सेम केमिकल एकमुलेट करता है। अगर इसका आप डिस्चार्जिंग फिनोमेना देखो तो द सेल मस्ट बी रिवर्स्ड, दिस सेल must be reversed during the recharging of this lead acid battery. Here the anode is converted into cathode and the cathode is converted into anode, non spontaneous होता है। तो यहां पर lead X is cathode, इस टाइप के पॉइंट जरूरी है। और lead oxide X as anode, कभी MCQ आए कि during discharging of lead acid battery which part of the battery act like anode? तो lead cathode, lead oxide. During recharging the lead X as cathode and lead oxide electrode X as anode. तो यहां पर जो है recharging में यहां पर कौन डिपॉजिट हो चुका है? प्लम्बस सल्फेट। यहां पर प्लम्बस सल्फेट। तो ओवरऑल यहां रिचार्जिंग में ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 बनाता है। एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा तो PbSO4 reacts with 2 mol H2O giving you PbO2, यानी द कैथोड इज रिकवर्ड एंड 2 मोल हाइड्रोजन आयन, बल्कि आप कह सकते हो 4 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल सल्फेट आयन। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी रिकवर हुआ, कैथोड भी रिकवर हुआ और कैथोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। सो दिस लेड सल्फेट एक्युमुलेटेड हियर PbSO4, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या बनाएगा? लेड। तो आपका एनोड रिकवर होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी रिकवर हुआ। द ओवरऑल रिएक्शन इज 2 मोल PbSO4 जो कि सॉलिड स्टेट में है। इट दे रिएक्ट एंड गिव यू Pb यानी एनोड रिकवर्ड, PbO2 यानी कैथोड रिकवर्ड एंड 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द एक्वस फॉर्म, द इलेक्ट्रोलाइट इज रिकवर्ड। ये कुछ केमिकल्स है जो आपको याद होने चाहिए। तो हमने बात शुरू की थी द टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में एक टाइप होता है प्राइमरी सेल और एक टाइप होता है सेकेंडरी सेल, लेकिन इसमें एक और भी टाइप होता है द फ्यूल सेल। अब प्राइमरी सेल में क्या होता है? प्राइमरी सेल में डिस्चार्जिंग होता है, ये बात याद रखो। प्राइमरी सेल में डिस्चार्जिंग होता है, रिचार्जिंग नहीं होता। और सेकेंडरी सेल में डिस्चार्जिंग भी होता है, रिचार्जिंग भी होता है। अब फ्यूल सेल एक नए किस्म का कंसेप्ट है गैल्वेनिक सेल्स में। व्हाट इज अ फ्यूल सेल? ये ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसको आप फ्यूल देंगे। कौन है इसका फ्यूल? रिएक्टेंट, स्पेशली जो ऑक्सीडाइज होने वाला रिएक्टेंट है। तो इसमें रिएक्टेंट्स आर एडेड, रिएक्टेंट्स एडेड एंड प्रोडक्ट्स रिमूव्ड। रिएक्टेंट्स एडेड, प्रोडक्ट रिमूव्ड। नो concept of discharging and no concept of recharging। न इसमें डिस्चार्जिंग का कोई कंसेप्ट होता है न रिचार्जिंग का। द वेरी फेमस एग्जांपल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाया था बेकन ने, तो इसलिए इसको बेकन सेल भी कहते हैं। और it is mostly used in spacecrafts by astronauts। ये पॉइंट जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर भी बनाते हैं और वोल्टेज भी देता है।
तो इसमें बाकी तो आप बुक से कंस्ट्रक्शन देखो, 2 होलो पोरस ग्रेफाइट ट्यूब होते हैं इसमें, और KOH का इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है, KOH का इलेक्ट्रोलाइट होता है, और हर पोर के इनर सरफेस पर प्लैटिनम पेस्ट होता है जो कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। और फिर द नेक्स्ट वन इज, यहां पर इनलेट होता है फॉर फ्यूल हाइड्रोजन गैस, यहां पर इनलेट होता है फॉर सपोर्टिंग केमिकल द ऑक्सीजन गैस, दिस हाइड्रोजन इज एक्टिंग लाइक अ फ्यूल। जो वाटर बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी रिमोट, और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन को रिसाइकल किया जाता है, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को रिसाइकल किया जाता है। इस रिसाइकलिंग की वजह से मोर देन 75% ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो इसमें जो मेन रिएक्शन होता है, इट्स लाइक दिस, एंड द वोल्टेज इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आई डोंट रिमेंबर वैल्यू, बुक से देख लो, तो लाइक x वोल्ट, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि स्पेसक्राफ्ट में क्यों ये बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए कि एक तो आपको वोल्टेज देता है, दूसरा आपको वाटर भी देता है। प्रोडक्ट तो वैसे भी आपने रिमूव करना है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल द सोलर सेल्स, आजकल बहुत इन है। तो सोलर सेल्स में नो रिएक्टेंट्स, नो प्रोडक्ट्स, नो रिएक्टेंट्स, नो प्रोडक्ट्स, नो डिस्चार्जिंग, एंड नो रिचार्जिंग, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इसमें स्ट्रेट अवे आप कोई मेटल इस्तेमाल करते हो जो, या मेटलाइड इस्तेमाल करते हो जिसमें लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, द सोलर एनर्जी कैन एमिट दोस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह। इसमें क्या होता है? बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से ये आपको क्या करता है? इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी into electrical energy. So this is all about the various types of the galvanic cells, और इंशाल्लाह इससे onward इस चैप्टर में जो फैराडे लॉज है, corrosion है और ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।